Hello students, welcome to Dr. Shreya's Planet. This is my YouTube channel and here we explore the Shalakya series with all the amazing lectures. Plus we'll see how to score good marks in our prof exams along with how to study in a smartest way. So हम पढ़ रहे थे शलाक्य में नेत्र रोग, ठीक है, जो पार्ट 1 है हमारे सिलेबस का। उसमें नेत्र रोगों में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ नेत्र रोग देखे थे। संधिगत रोग हमने बात करी, वर्तमगत रोग बात करी, शुक्लगत रोग हमने देख लिए। अब बात करने वाले हैं हम सर्वगत रोग। तो स से सर्व, स से मैंने बताया था इनकी काउंटिंग होती है 17। ठीक है, तो हमने बहुत सी ट्रिक्स देखी थी कि किसके थ्रू कैसे हम इजीली जो नेम्स हैं वो लर्न कर सकते हैं। तो सेम वे में अब हमें सर्वगत रोगों की ट्रिक देखनी है। तो सर्वगत रोगों की ट्रिक, तो जल्दी से स्क्रीन लग गया है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो आधा, ये ट्रिक है, ठीक है। आधा मथा दधी अभिसंधि होता है, अभिसंधि और अम्ल होता है, ठीक है। आधा मथा दधी कैसा होता है? अभिसंधि और अम्ल होता है और पका हुआ हितकारी, पका हुआ हितकारी, ठीक है। और इसी ट्रिक का पार्ट है उत्पाती हर्ष। उत्पाती हर्ष क्या करता है? लोगों को वात का अन्य पर्याय बताकर, अन्य पर्याय बताकर हत करता है, राइट। तो एक हर्ष नाम का लड़का है जो कि बहुत उत्पाती है। अब कुछ बच्चे होते नहीं है कि थोड़ा सा भी पढ़ते हैं फिर आके शो ऑफ करते हैं। तो ये क्या करता है? वात के पर्याय, जैसे पर्याय हम पढ़ते आते हैं ना बचपन से, सिनोनिम्स, तो वो वात के अलग अलग पर्याय पढ़ के आता है, लोगों को बताता है और उनको हत करता है, ठीक है। तो उत्पाती हर्ष वात के अन्य पर्याय बताकर लोगों को हत करता है, ठीक है। बस ये ट्रिक है, याद हो जाता है इससे। आपको कुछ और इससे अच्छी ट्रिक पता है, आप उससे याद कर सकते हैं। तो देखो आधा मथा से हमें याद रखना है अधिमंथ, अधिमंथ, ठीक है। और अभिसंधि से अभिसंध, अभिसंध। तो देखो 4 प्रकार का अधिमंथ होता है, 4 प्रकार का अभिसंध होता है, राइट। अम्ल से याद रखना है अम्लाध्युषित, अम्लाध्युषित, ठीक है। पक्का से 3 चीजें याद रखनी है, सशोफ, सशोफ अक्षिपाक, अशोफ अक्षिपाक, अशोफ अक्षिपाक और शुष्क अक्षिपाक, ठीक है। और शुष्क अक्षिपाक। तो हमने देखा आधा मथा दधी अभिसंधि और अम्ल होता है पका हुआ हितकारी। तो आधा मथा से अधिमंथ याद रखना है, 4 प्रकार का अधिमंथ, 4 प्रकार का अभिसंध, अम्ल से अम्लाध्युषित। पका से 3 चीजें याद रखनी है, सशोफ अक्षिपाक, असोफ अक्षिपाक और शुष्क अक्षिपाक। फिर आते हैं उत्पाती हर्ष। तो देखो उत्पाती हर्ष में 2 चीजें आ जाएंगी, तो सेरोत्पात और सिराहर्ष, ठीक है। वात का अन्य, तो अन्य तो वात, अन्य तो वात, वात पर्याय, वात पर्याय, ठीक है। और हत से याद रखना है हताधिमंत, हताधिमंत। तो देखो हमने यहाँ पे डिजीजेस की बात करी, सर्वगत रोग हम बात करें, सर्वगत रोग टोटल 17 होते हैं, 4 और 4 8, 9 10
11, 12, ये देख लिए, 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो ये 17 प्रकार के हमारे सर्वगत रोग हमें याद हो गए। एक क्विक रिवीजन देखते हैं। आधा मथा दधि अभिसंधि और अम्ल होता है, और पका हुआ हितकारी। तो आधा मथा से याद रखना है अधिमंथ, अभिसंधि से अभिसंध, अम्ल से अम्लादूषित। तो 4 प्रकार का अभिसंध होता है, 4 प्रकार का अधिमंथ होता है। पका से हमें 3 चीजें याद रखनी है, सशोफक्षीपाक, अशोफक्षीपाक और शुष्कक्षीपाक। ठीक है। फिर उत्पाती हर्ष से याद रखना है सिरोत्पात, सिराहर्ष। वात का अन्य से, अन्य तो वात याद रखना है। ठीक है। और पर्याय से वात पर्याय याद रखना है, बताकर हत करता है, हत से हतादिमंथ आ गया। ठीक है। तो हनी गवा याद करो, मैंने बताया था वातज असाध्य जो होता है, हनी गवा में हतादिमंथ आता है। ठीक है। तो ये चीज, और यहीं पे इसके हम दोष भी देख लेते हैं लगे हाथ। आप लिख ही रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं, रेड से लिख देती हूँ। तो देखो अधिमंथ ये 4 प्रकार का हो गया, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। ऐसे ही अभिसंध भी वातज, पित्तज, कफज और रक्तज होता है। ठीक है। फिर आते हैं अम्लाध्युषित। तो अम्लाध्युषित, अम्ल जो वर्ड आ रहा है इससे याद रखना है कि ये कैसा होता है, ये पित्तज होता है। ठीक है। सशोपक्षीपाक, अशोपक्षीपाक और शुष्कक्षीपाक। तो देखो शुष्क जो चीज सूख रही है वो क्या होगा, वहां पे वात का रोल होगा। और जहां पाक हो रहा है वहां पे हमेशा सन्निपात आता है। ठीक है, पाक, तो ये भी सन्निपात हो गया। फिर आता है उत्पाती हर्ष। तो सिरा उत्पात, सिरा हर्ष तो मैंने बताया था, जितना भी सिरा सिरा वाला आएगा सब में क्या होता है, रक्त होता है, एक्सेप्ट सिरा पिंड का, वहां पे सन्निपात होता है। तो यहाँ पर भी रक्त लिख देते हैं, यहाँ पर भी रक्त लिख देते हैं। ठीक है। अन्य तो बात वात पर्याय, तो ये तो वात आ ही रहा है इसमें, और हतादिमंथ तो होता ही वातज असाध्य। तो ये हमने दोष भी देख लिए। ठीक है। तो अधिमंथ 4 प्रकार का, इसमें अभिसंध भी 4 प्रकार का, इसके दोष हमने देख लिया। अम्लादूषित पित्तज होता है। पित्तज ऐसे ही मैंने जब शुक्लगत रोग पढ़ाया था तो वहां पे एक बताया था शुक्तिका, राइट। तो शुक्तिका भी कैसा होता है, पित्तज होता है। शुक्तिका देख के हमें लगता है कि वाइट सी चीज है कोई, तो शुक्तिका में क्या होगा, कफज दोष होगा, बट इसमें क्या होता है, पित्तज होता है। ऐसे ही अम्लादूषित, पित्तज बहुत कम ऐसे नेत्र रोग हैं जो पित्तज होते हैं। तो जहां पर आए वहां पे इंपॉर्टेंट मार्क करना है, उसको याद रखना है। अम्लादूषित पित्तज होता है। सशोपक्षीपाक, अशोपक्षीपाक इट इज सन्निपातज। शुष्कक्षीपाक वातज होता है। उत्पाती हर्ष, सिरोत्पात, सिराहर्ष रक्तज। वात अन्यतो वात वातज होता है। पर्याय वात पर्याय वातज होता है। हतादिमंथ वातज होता है। ठीक है। तो ये हमारा हमने देख लिया कि 17 प्रकार के नेत्र रोग को कैसे लर्न करना है। अब आगे चलते हैं। अब सर्वगत रोग जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने 17 बताए हैं, बट आचार्य वाग्भट ने इनको 16 बताया। अब यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है कि सर्वगत नेत्र रोगों में, यहाँ पे से देखो हिंदी में लिखा है, सर्वगत नेत्र रोगों में सतत स्राव होता है। ठीक है। तो स्राव होता है उन्हें क्या कहते हैं, अभिसंध कहते हैं। ठीक है। तो जिन नेत्र रोगों में हमेशा स्राव होता रहता है उन्हें क्या कहा जाता है, स्यंद का। यहाँ से देखो, स्यंद का अर्थ है स्राव। अतः जिन सर्वगत रोगों में सतत स्राव होता है उन्हें अभिसंध कहते हैं। नेत्र के सर्व भाग में दोषों के बाह्य मार्ग से प्रवृत्त होने को अभिसंध कहते हैं। तो सर्व भाग, सर्वगत रोग है तो सारे ही भाग में नेत्र के क्या होता है, स्राव होता है। ठीक है। दोषों का बाह्य मार्ग से प्रवृत्त होने को अभिसंध कहा जाता है। तो स्यंद का अर्थ होता है स्राव। अब देखो आचार्य सुश्रुत ने औपसर्गिक रोगों में अभिसंध का वर्णन किया है कि प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वात भोजनात्। तो यहाँ पे निदान बताएं कि प्रसंग करने से, निकट समीप रहने से, गात्र संस्पर्श से, ठीक है, निश्वास श्वास लेने से, साथ में भोजन करने से, सहशय्या आसन साथ में सोना बैठना, वस्त्रमालानुलेपनात् वस्त्रमाला इनका प्रयोग करना, इनसे जो रोग होते हैं औपसर्गिक रोगों को बोला जाता है कंटेजियस डिजीजेस। ठीक है, संक्रामक रोग बोला जाता है औपसर्गिक रोग, ऑल्सो नोन एज संक्रामक रोग। तो देखो निकट कुष्ठ ज्वरश्च शोषश्च शोफश्च नेत्राभिसंध एवं। तो नेत्राभिसंध को क्या बताया है, संक्रामक रोग के अंतर्गत बताया। औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामंती नरानरम। निकट संपर्क में रहना, शरीर को छूना, श्वास, साथ भोजन खाना, साथ में सोना व बैठना, वस्त्र माला लेप आदि का साझा प्रयोग करने आदि से चर्म रोग, ज्वर, शोफ, नेत्राभिसंध व अन्य संक्रामक रोग एक मनुष्य से दूसरे में फैलते हैं। तो नेत्राभिसंध को संक्रामक रोग के अंदर बताया है आचार्य सुश्रुत ने, निदान स्थान 5 में। ठीक है। अभिसंध
का सर्वरोग कारणत्व। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट श्लोक बताया है कि जो अभिषंध होता है ना वो सभी रोगों का कारण होता है। तो देखो अभिषंध का सर्वरोग कारणत्व प्रायेण सर्वे नयनामयस्तु भवन्ति अभिषंध निमित्त मूला। ठीक है, तो प्रायेण सर्वे नयनामयस्तु, नयनामय मतलब नेत्र रोग, तो प्रायः सभी प्रकार के नेत्र रोग अभिषंध के कारण उत्पन्न होते हैं। भवंती अभिषंध निमित्त मूला। ठीक है, किसके कारण होते हैं? अभिषंध के कारण होते हैं। इसलिए बुद्धिमान वैद्य हित के लिए उत्पन्न होने वाले अभिषंध की शीघ्र ही चिकित्सा करे। अब आते हैं नेक्स्ट वातज अभिषंध। तो देखो वातज अभिषंध में नेत्र में सूची विद्धवत वेदना, क्या हो रहा है? सूची विद्धवत वेदना, जकड़ाहट, रोमहर्ष, संघर्ष, काठिन्य, सिरा में पीड़ा, नेत्र का सूखा होना तथा आंख से शीतल आंसू निकलते हैं, वातिक साध्य व्याधि है। ठीक है, तो वातज अभिषंध इसमें क्या होता है? देखो निस्तोदनम। ठीक है, अब वात है तो तोद होता है, सुई चुभने की सी पीड़ा जो होती है तोद बोला जाता है उसे, ये वातज अभिषंध में मिलता है। स्तंभन, रोमहर्ष, संघर्ष, पारुष्य, शिरो अभिताप, विशुष्क भाव, शिशिर अश्रुता च वात अभिपन्ने नयने भवंती। तो यहाँ पे वातज अभिषंध के जो लक्षण बताए हैं उसमें क्या क्या आ रहा है? निस्तोदन, स्तंभन, रोमहर्ष, संघर्ष, पारुष्य, शिरो अभिताप, सिर में अभिताप हो रहा है, विशुष्क भाव, विशुष्क हो जा रहा है भाव, और शिशिर अश्रुता मीन्स ठंडे शीतल आंसू निकल रहे हैं, च वात अभिपन्ने नयने भवंती। तो इसको ऐसे याद रखो। देखो नुसरा, नुसरा नाम होता है नुसरा, नुसरा ने क्या किया? संघर्ष किया। काय में संघर्ष किया? प्यार में। प्यार में नुसरा ने क्या किया? संघर्ष किया। लेकिन संघर्ष करने से उसके सर में क्या हो गया? अभिताप हो गया, सिरो अभिताप। और करो भाई, है ना, शिरो अभिताप। अब शिरो अभिताप होने से क्या हुआ? जो उसके इमोशंस थे, जो उसके भाव थे, जो उसके भाव थे वो क्या हुए? सूख गए। ठीक है, भाव क्या हुए? सूख गए। एक स्टोरी की तरह याद करना तभी याद होगा। और भाव सूख गए और जब उसके आंसू निकले वो ठंडे ठंडे आंसू निकले। आंसू कैसे निकले? ठंडे आंसू निकले। ठीक है, अब देखो अब कैसे याद होता है। तो नुसरा से याद रखना है निस्तोद, स्तंभ, रोमहर्ष। ठीक है, निस्तोद, स्तंभ, रोमहर्ष, 4-5 बार बोलोगे याद होगा। निस्तोद, स्तंभ, रोमहर्ष, निस्तोद, स्तंभ, रोमहर्ष, निस्तोद, स्तंभ, रोमहर्ष। संघर्ष प्यार से याद रखना है पारुष्य। तो हमने क्या देखा? निस्तोद, स्तंभ, रोमहर्ष, संघर्ष, पारुष्य। निस्तोद, स्तंभ, रोमहर्ष, संघर्ष, पारुष्य, शिरो अभिताप। ठीक है, तो ये पहली लाइन याद हो गई हमें कि नुसरा ने संघर्ष किया प्यार में और उसके शिरो अभिताप हुआ। तो निस्तोद, निस्तोद, स्तंभ, रोमहर्ष, संघर्ष, पारुष्य, शिरो अभिताप। ठीक है, फिर भाव क्या हुए? उसके सूख गए, तो विशुष्क भाव। ठीक है, तो क्या याद रखना है इससे? विशुष्क भाव, विशुष्क भाव, विशुष्क भाव। ठीक है, और आंसू ठंडे हो गए, ठंडे ठंडे आंसू निकले, तो शिशिर अश्रुता, शिशिर अश्रुता। ठीक है, आई होप कि ये चीज याद हुई होगी कि नुसरा ने क्या किया? प्यार में संघर्ष किया और उसके सिर पे अभिताप हुआ, जिसकी वजह से उसके जो भाव थे वो सूख गए और ठंडे ठंडे आंसू निकल गए। तो निस्तोद, स्तंभ, रोमहर्ष, संघर्ष, शिरो अभिताप। शिरो अभिताप के बाद क्या था? विशुष्क भावस्य और शिशिर अश्रुता च। ठीक है, तो ये वातज अभिषंध के लक्षण हमने याद कर लिए। अब आगे चलते हैं पित्तज अभिषंध के। तो देखो वातज अभिषंध में क्या निकल रहा है? वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है। तो आधुनिक मतानुसार इसका समन्वय वायरल कंजक्टिवाइटिस से हो सकता है, जिसमें क्या मिलता है देखने के लिए? वाटरी डिस्चार्ज देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट कम्स पैत्तिक अभिषंध। तो पैत्तिक अभिषंध में क्या होता है? देखो क्या क्या लक्षण है? दाह प्रपाको, शिशिर अभिनंदा, दाह प्रपाको, शिशिर अभिनंदा, धूमायन, वाष्प समुच्चयश्च,
उष्ण पीतक नेत्रता च पित्तभिपन्ने नयने भवन्ति। तो पित्तज अभिषंद में नेत्र में क्या होता है, दाह होता है और पाक होता है। शीतल द्रव्य अच्छे लगते हैं, पित्तज अभिषंद में नेत्र में दाह और पाक होता है। शीतल द्रव्य अच्छे लगते हैं, आंख से धुआं निकलने की प्रतीति होती है। आंसू की बहुलता, नेत्र से गर्म पानी निकलता है, आंख पीली होती है। यह पित्तज साध्य रोग है। क्या है, पित्तज साध्य रोग है। पित्तज अभिषंद में नेत्र में दाह होगा, पाक होगा। शीतल द्रव्य अच्छे लगेंगे। शिशिर अभिनंदा, वहां क्या था, शिशिर अश्रुता, यहाँ पे शिशिर अभिनंदा। ठीक है। धूमायन, धुआं निकलेगा। आंख, वाष्प समुच्चय, वाष्प बोला जाता है आंसू को, तो आंसू ज्यादा निकलेंगे। उष्ण अश्रुता, अब ऊपर था शिशिर अश्रुता, यहाँ पे है उष्ण अश्रुता और शिशिर अभिनंदा। ठीक है। तो यहाँ पे गर्म आंसू निकलेंगे तथा आंखें क्या हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है, देखो, दासी, उवासी भी याद रख सकते हो, दासी याद रखो। ठीक है। दासी से क्या याद रखना है, दाह प्रपाको शिशिर अभिनंदा। ठीक है। दासी क्या करती है, धूम पीती है। धूप लिख दिया गलती से, धूम पीती है। और धूम पीते पीते उसके क्या हो जाते हैं, आंखों से वाष्प यानी आंसू आ जाते हैं। ठीक है। आंखों से उसकी वाष्प निकल आती है। और वाष्प कैसी होती है, उष्ण होती है, हमें पता है। स्टीम जो होती है, स्टीम को बोला जाता है ना बेसिकली वाष्प, लेकिन यहाँ पे वाष्प जो बताया गया है वो बताया गया है आंसुओं के लिए। अब यहाँ पे उष्ण अश्रुता कैसे निकलते हैं, उष्ण आंसू निकलते हैं और पीले पीले आंसू निकलते हैं। स्टोरी है, बार बार पढ़ोगे तभी याद होगा। तो देखो, दासी से याद रखना दाह प्रपाको, दाह प्रपाको। शी से याद रखना शिशिर अभिनंदा, ठंडी चीज अच्छी लगेगी उसे, शिशिर अभिनंदा। और दासी क्या पीती है, दासी पीती है धूम, तो धूम आयन। और वाष्प से याद रखना वाष्प समुच्छस्य, यानी उसके क्या निकल जाते हैं, वाष्प समुच्छाय धूमायन। तो वाष्प समुच्छय धूमायन से मतलब है कि जो आंख है, आंख से धुएं निकलने की प्रतीति होती है। और वाष्प से मतलब है आंसू निकलते हैं। ठीक है, आंसू। और आंसू कैसे होते हैं, उष्ण, तो उष्ण अश्रुता। और पीले पीले होते हैं, तो पीले से याद रखना है पीतक नेत्रता, आंखें पीली हो जाती हैं। ठीक है। तो दासी क्या करती है, धूम पीती है और वाष्प निकालती है। फिर उसके जो नेत्र हैं वो कैसे हो जाते हैं, उष्ण हो जाते हैं और पीले हो जाते हैं। ठीक है। तो ये स्टोरी याद रखनी है इसमें। आधुनिक मत से पैप्टिक अभिसंध से बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को समझा जाता है, क्योंकि इसमें कैसा डिस्चार्ज होता है, येलोइश डिस्चार्ज होता है, येलो डिस्चार्ज। राइट। नेक्स्ट आते हैं कफज अभिसंध। तो कफज अभिसंध जो है, इसके लक्षण देखो, उष्ण अभिनंदा, गुरुता, अक्षिशोफ, कंडु प्रदेहो, सिता, अतिशैत्यम, स्रावो मुहु पिच्छिल एव चापी कफ अभिपन्ने नयने भवंती। तो देखो, उष्ण अभिनंदा, गुरुता, अक्षिशोफ। ठीक है। क्या क्या होगा, उष्ण अभिनंदा ऊपर था, शिशिर अभिनंदा, तो यहाँ पे उष्ण अभिनंदा यानी उष्ण चीज अच्छी लगेगी। गुरुता, अक्षिशोफ यानी नेत्र में भारीपन होगा। शोफ, स्वेलिंग, सूजन आएगी। कंडु उपदेह, ठीक है, कंडु होगा, नेत्र मल से लिप्त रहता है ऐसा लगेगा। सितता अतिशैत्यम, देखने में नेत्र कैसा लगेगा, श्वेत लगेगा, स्पर्श में शीत होगा। स्रावो मुहु, नेत्र से बार बार पिच्छिल स्राव होता है। ठीक है। मुहु मुहु, बार बार स्राव होता है। और कैसा होता है, पिच्छिल स्राव होता है। तो इसमें याद रखो उ गुरु कंडु, बार बार बोलोगे तभी याद होगा। थोड़ा सा अजीब है, लेकिन याद करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। उ गुरु कंडु, उ गुरु कंडु किसी का नाम है। ठीक है। उ गुरु कंडु ने क्या करा, सीता, ठीक है, सीता का, सीता का, ठंडी सीता का, ऐसे याद रख लो, ठंडी सीता, ठंडी सीता का मुंह
यानी बार बार पिच्छिल स्राव कराया, पिच्छिल स्राव कराया। ठीक है, तो ऊ गुरु कंडू से याद रखना है उष्णाभिनंदा, गुरुता, अक्षिशोभ, कंडू कंडू से याद रखना है कंडूपदेह, सीता से याद रखना है सितता, और ठंडी सीता है तो अतिशैत्यम। ठीक है, अतिशैत्यम और सितता यानी श्वेतता और अतिशैत्यम। फिर सीता का क्या करा है, मुहु पिच्छिल स्राव कराया, तो मुहु 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 स्राव होता है, इसमें पिच्छिल होता है और स्राव होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो ओ गुरु कंडू ने क्या करा, ठंडी सीता का मुहु पिच्छिल श्राव कराया। सबसे पहले हमने देखा था नुसरा की कहानी कहानी तो निस्तोद, स्तंभ और रोमहर्ष। फिर संघर्ष, नुसरा ने क्या किया था, संघर्ष किया था प्यार में, तो पारुष्य, और जिससे उसके सर में क्या हुआ था, शिरोअभिताप हो गया था। शिरोअभिताप के बाद जो नुसरा थी उसके जितने भाव थे वो सूख गए थे, तो शुष्क अक्षी भाव, शुष्क विशुष्क भाव, और फिर उसके बाद उसके आंसू जो थे ठंडे ठंडे आंसू निकल गए थे, हमने याद किया था शिशिर अश्रुता। फिर जो वातज था, वातज में हमने दासी की कहानी याद करी कि दासी क्या करती है, धूम पीती है, वाष्प निकालती है, और उसके आंख कैसे हो जाती है, उष्ण, जो अश्रु होते हैं वो उष्ण निकलते हैं, और उसकी आंखें कैसी हो जाती हैं, पीली पीली हो जाती हैं। तो हमने याद किया था दासी दाह प्रपाको, शिशिर अभिनंदा, धूमायन, वाष्प समुच्चयश्च, उष्ण श्रुता, पीतक नेत्रता च। ठीक है, तो ये हमने 3 प्रकार के अभिषंध याद कर लिए। फिर अब ये जो अभिषंध होता है ये क्या होता है, कफश साध्य व्याधि है। आधुनिक मत से इसे सिंपल एलर्जी कंजक्टिवाइटिस से कोरिलेट किया जाता है। ठीक है, अब देखो रक्ताभिषंध, रक्ताभिषंध कैसे याद करना है, देखो अब ये सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस से कोरिलेट किया जाता है क्योंकि यहाँ पे कैसा डिस्चार्ज देखने के लिए मिलता है, म्यूकोइड डिस्चार्ज देखने के लिए मिलता है, म्यूकोइड डिस्चार्ज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट रक्तज अभिषंध। तो रक्तज अभिषंध में क्या आता है, ताम्र अश्रुता, लोहित नेत्रता च, राज्य समन्ताद लोहिताश्च, पीतस्य लिंगानि च यानि तानि रक्तभिपन्ने नयने भवन्ति। ठीक है, रक्तज अभिषंध में नेत्र से ताम्र वर्ण के आंसू निकलते हैं, ताम्र अश्रुता। ठीक है, कैसे आंसू निकलते हैं, ताम्र वर्ण के आंसू निकलते हैं, आंखें लाल होती हैं, चारों ओर से नेत्र में लाल रंग की सिराएं दिखाई देती हैं, तथा पित्तज अभिषंध के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो पित्तज अभिषंध के लक्षण जो हमने देखे कि दासी क्या करती है, धूम पीती है, धूमायन और वाष्प उच्छस्य, ये सारे लक्षण मिलते हैं। रक्तज अभिषंध में पित्तज अभिषंध के लक्षण तो मिलेंगे, साथ में क्या मिलेगा, ताम्र अश्रुता, यानी जो आंसू होंगे वो ताम्र वर्ण के होंगे, लोहित नेत्रता, आंखें कैसी हो जाएंगी, लाल हो जाएंगी, राज्य समन्तात, समन्ताद लोहिताश्च, और चारों ओर नेत्र में क्या हो जाएगा, लाल रंग की सिराएं दिखाई देंगी। ठीक है, और पित्तस्य लिंगानी, और साथ ही साथ पित्तज अभिषंध के लक्षण मिलेंगे। तो रक्तज अभिषंध में ऐसे याद रखो, एक राज्य है जहां क्या मिलता है, तामा मिलता है, ताम्र मिलता है और लोहा मिलता है, लेकिन क्या मिलता है, लोह ज्यादा मिलता है। तो देखो, ताम्र अश्रुता, लोहित नेत्रता च, राज्य, और राज्य में क्या है, लोहित ज्यादा मिल रहा है, तो लोहित समन्ताद। ठीक है, समन्ताद लोहिताश्च। तो ये हमने देख लिया रक्तज अभिषंध। ठीक है, कि रक्तज अभिषंध में क्या क्या लक्षण हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ये क्या है, रक्तज साध्य व्याधि है, इसे सीरो सैंग्विस डिस्चार्ज से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब देखो रक्तज अभिषंध में लाल आंसू निकलते हैं, लाल रेखाएं दिखाई देती हैं, आंखों के कीचड़ निकलना, रक्त गोलाकार वस्तुएं दिखती हैं, पित्तज अभिषंध के लक्षण मिलते हैं। चिकित्सा इसमें क्या करते हैं, अब चिकित्सा पूरे अभिषंध की चिकित्सा बता रहे हैं। तो देखो, चिकित्सा अभिषंध के पूर्व रूपों में, अगर पूर्व रूप आ रहे हैं अभिषंध के तो क्या चिकित्सा की जाती है। तो देखो, अभिषंध के पूर्व रूपों में तीक्ष्ण गंडूष, तीक्ष्ण नस्य, उपवास, और वातज अभिषंध में ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभिषंध के अगर पूर्व रूप आ रहे हैं तो हमें तीक्ष्ण गंडूष देना है, तीक्ष्ण नस्य देना है, उपवास कराना है, एक्सेप्ट वातज अभिषंध। सभी अभिषंध में ये कराना है, लेकिन वातज अभिषंध में ये चिकित्सा नहीं करनी है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि सभी प्रकार के अभिषंध में दाह, कीचड़, लालिमा, आंसू आना तथा सूजन
की शांति के लिए विडालक करना चाहिए। तो स्यंद का मतलब ही हमने देखा क्या होता है, स्राव होता है, ठीक है, डिस्चार्ज होता है। तो उसकी चिकित्सा के लिए क्या करना है, विडालक का प्रयोग करना है। विडालक क्या होता है, विडालक वैसे विडाल बोला जाता है बिल्ली को। तो इसमें आंखों के चारों तरफ क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं। जब मैंने क्रियाकल्प पढ़ाया था तो मैंने वहां पे बताया है कि ऐसे करके लेप कर दिया जाता है। तो इससे क्या लगता है कि आंखें क्या है, पूरी बिल्ली की जैसी आंखें लगती हैं, पूरा ऐसे भर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको विडालक बोला जाता है। तो इसमें औषधियों का लेप करा जाता है। यह लेप तेजपत्र, इलायची, मरीच, स्वर्ण गैरिक, रसौंठ, मुलेठी, तगर, चंदन और सेंधव से करना चाहिए। तो सारी शीतल चीजें हैं देखो, ठीक है, उनका लेप करा जाता है। और कुछ प्रक्षेप द्रव्य, ऐसे याद रख लोगे, कुछ प्रक्षेप द्रव्य जैसे तेजपत्र, इलायची, मरीच हो गया, ठीक है। फिर ठंडे द्रव्य जैसे मुलेठी हो गया, चंदन हो गया, ये चीजें यूज करी जाएंगी। फिर आते हैं वातज, अभिषंद और अधिमंत की चिकित्सा। अब दोनों की चिकित्सा सेम है, ठीक है। तो अभिषंद तथा अधिमंत से पीड़ित रोगी को पुराण घृत से क्या करना है, स्नेहन कराना है, फिर स्वेदन कराना है, फिर सिरामोक्षण कराना है, फिर स्नेह के बाद विरेचन देना है, फिर उसके बाद बस्ती देनी है, ठीक है। और इसके बाद बाकी सारी क्रियाएं जैसे तर्पण, पुटपाक, धूम, आश्चोतन, नस्य, स्नेह, परिषेक, सिरोबस्ती का प्रयोग करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, स्नेहन पुराण सर्पी से, फिर स्वेदन करना है, फिर रक्त मोक्षण करना है सिरावेद के थ्रू, फिर स्नेह विरेचन करना है एरंड तेल से, फिर स्नेह बस्ती देनी है, फिर स्थानिक उपचार करना है, तर्पण, पुटपाक वगैरह। चारों स्नेह, अब तर्पण जो करने के लिए बोला है यहाँ पर बाद में, तो चारों स्नेह में से तेल को छोड़कर अन्य स्नेहों की वातनाशक द्रव्यों के क्वाथ से सिद्ध करके तर्पण करना चाहिए। तो तर्पण कैसे करना है, चारों स्नेह में से तेल को छोड़कर, ठीक है। तो घृत, तेल, वसा, मज्जा, हमें चार स्नेह पता है, उनमें से तेल को छोड़कर अन्य स्नेहों को वातनाशक द्रव्यों के क्वाथ से, तो उनको क्या करना है हमें, घृत, तेल, वसा, मज्जा में से तेल को हटा दो। तो घृत, वसा, मज्जा, इनको क्या करना है, पहले वातज औषधियों से सिद्ध करना है, वातज द्रव्यों के क्वाथ से सिद्ध करना है, फिर उससे तर्पण कराना है, ठीक है। पुटपाक, स्नेहिक पुटपाक का प्रयोग करना है। स्नेहिक धूमपान, स्नेहिक नस्य, अर्धोदक दुग्ध, तो आधा पानी मिला हुआ सुकोष्ण दूध, इससे क्या करना है, आश्चोतन यानी आई ड्रॉप्स के फॉर्म में यूज करना है। परिषेक, अर्धोदक दुग्ध, ठीक है, अर्धोदक मतलब आधा जल मिला हुआ, अथवा कंटकारी से सिद्ध दुग्ध, अथवा नेत्रबला, तगर, मंजिष्ठा एवं उदुम्बर छाल से सिद्ध दुग्ध को से नेत्र का सेक करना है। फिर आते हैं विडालक। तो वातज अभिषंद में सेंधव, लवण, शुंठी, रसांजन को घृत में घिसकर लेप करना है, अथवा पठानी, लोद्र के चूर्ण को घृत में पकाकर पलकों पर लेप करना है। तो विडालक के बारे में बता दिया है, ठीक है। फिर आते हैं पित्तज अभिषंद। तो वातज में हमने देख लिया क्या क्या था, स्नेहन, स्वेदन, रक्त मोक्षण, स्नेह विरेचन, स्नेह बस्ती, फिर स्थानिक उपचार, तर्पण, पुटपाक, आश्चोतन, ये सारी चीजें, और विडालक का प्रयोग। फिर आते हैं पित्तज अभिषंद। तो पित्तज अभिषंद में क्या चिकित्सा बोली है, तो देखो पित्तज अभिषंद में पहले तो क्या बोला है, रक्त विस्रावण, ठीक है। फिर विरेचन, पित्तज है तो इसमें रक्त मोक्षण तो पहले ही नंबर पे आएगा, फिर विरेचन आ गया। फिर देखो सेक, आलेप, आश्चोतन, सॉरी सेक, आलेप, नश्य, अंजन, तो सना याद रखो, ठीक है, सेक, आलेप, नश्य, अंजन। और पित्तज विसर्प की भांति चिकित्सा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्यात् विसर्पे विधानम, ठीक है, विसर्प की भांति चिकित्सा, पित्तज विसर्प की भांति चिकित्सा करनी है इसमें। गुंद्रा, शाली, चावल, पाषाण भेद, इलायची, इन सब का क्या करना है, संस्कृत घी का तर्पण, सेक, नस्य का प्रयोग लाभप्रद है, तो इसमें तर्पण, सेक, नस्य का प्रयोग करना है। अंजन, पलाश, पुष्प अथवा मूल के स्वरस एवं शल्य की स्वरस में मधु और शर्करा मिलाकर अंजन का प्रयोग करना है। समुद्र फेन चूर्ण, स्त्री दुग्ध, मधु को पीसकर अंजन करना है। तो समुद्र फेन चूर्ण और स्त्री दुग्ध वो मधु को पीसकर इसमें अंजन करने के लिए बोला है। अंजन पलाश पुष्प से बोला है, ठीक है। फिर आश्चोतन पर आते हैं। तो गंभारी की छाल, आंवला, हरीत की चूर्ण अथवा केवल काय फल के चूर्ण को वस्त्र में पोटली बनाकर जल में भिगोकर नेत्र का आश्चोतन करना चाहिए। तो ये आश्चोतन भी बता दिया। अब नेक्स्ट आते हैं कफज अभिषंद। तो कफज अभिषंद में क्या क्या करना है, तो इसको इतना सब कुछ पढ़ने के बजाय हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या बोला है, कफज में रक्त मोक्षण करना है सबसे पहले, रक्त मोक्षण के बाद स्वेदन करने के लिए बोला है। फिर नस्य, अंजन, धूमपान, सेक, प्रलेप, कवल, अपतर्पण का प्रयोग करना है।
और अपतर्पण के पश्चात 3 दिन के अंतर में कुष्ठ रोग अधिकार में तिक्त घृत का पान करना है। ठीक है, तो कुष्ठ में जो तिक्त घृत बताया गया है उसका पान करने के लिए देना है कफज अभिषंद या कफज अधिमंथ में। फिर यहाँ पर यही चीज बता रखी है। अब देखो अंजन जो है वो कैसे बनाना है, हरित की हरिद्रा और मधु यष्टि को जल में पीसकर वर्ती बनाकर अंजन करें। तो हर हर महादेव याद रख लो, हर से हरित की, हर से हरिद्रा और महादेव से मधु यष्टि याद कर लेना है। फिर देखो अंजन और क्या बताया, त्रयोष्ण त्रिफला हरिद्रा और बिडंग सार को जल में पीसकर वर्ती बनाकर अंजन करने के लिए बोला है। तो 2 प्रकार का अंजन याद कर लो, बहुत है। फिर आते हैं रक्तज अभिषंदे अधिमंथ की चिकित्सा। तो इसमें क्या करना है, स्नेहन करना है सबसे पहले, स्नेहन, और किससे करना है, कौम्भ घृत से। फिर स्नेहन के बाद करना है सिरामोक्षण, फिर सिरामोक्षण के बाद करना है विरेचन, विरेचन के बाद करना है शिरोविरेचन। ठीक है, स्नेहन, सिरामोक्षण, विरेचन, शिरोविरेचन। स्नेहन रक्तज है, ठीक है, तो स्नेहन कौम्भ घृत से इंपॉर्टेंट है, शिरामोक्षण, विरेचन और शिरोविरेचन करना है। तो देखो सिरोत्पाद सिराहर्ष, इन चारों में रक्तज अधिमंथ, रक्तज अभिषण, सिरोत्पाद सिराहर्ष, इन चारों रोगों की चिकित्सा एक ही क्रम से करें। तो इसमें सबसे पहले कौम्भ घृत से स्नेहन, मांस रस का सेवन, सिरामोक्षण, ठीक है, तो स्नेहन के बाद सिरामोक्षण, अनंतर विरेचन दे, फिर शिरोविरेचक नस्य देना है। फिर इसके लिए शिरोविरेचक औषधि से सिद्ध घृत का चीनी के साथ प्रयोग करने के लिए बताया गया। अब स्थानिक उपचार बता दिया, जैसे कि प्रदेह, परिशेचन, नस्य, धूमपान, आश्रोतन, अभ्यंग, तर्पण, स्निग्ध पुटपाक, इन सब चीजों का प्रयोग करना है। फिर यहाँ पे कुछ नेत्र शूलहर चिकित्सा बताई कि आंखों में अगर दर्द है तो उसमें क्या चिकित्सा करी जाती है। तो देखो नेत्र के चारों ओर मृदु स्वेदन करके जलौका द्वारा अशुद्ध रक्त का निर्हरण करा जाता है, क्योंकि रक्तज अभिषंद है। घृत का अधिक मात्रा में पान करने से नेत्र पीड़ा का शमन होता है। तो घृत का अधिक पान करेंगे, नेत्र पीड़ा का शमन होगा। इसके अतिरिक्त पित्तज अभिषंद में वर्ण्य चिकित्सा, तो पित्तज अभिषंद में जो हमने चिकित्सा देखी थी, रक्त विस्रावण, विरेचन और सना देखा था हमने, क्या क्या, सेक, आलेप, नस्य और अंजन, ठीक है, उसका प्रयोग करने के लिए बताया गया। फिर देखो अंजन, तो चंदन, कुमुद, शिलाजीत, केशर, लौह भस्म, ताम्र भस्म, नील तुत्थ, इन सबको क्या करना है, समभाग में लेकर चूर्ण करके निम्ब निर्यास के साथ खरल के साथ वर्ती बनाकर अंजन करना चाहिए। अब देखो अभिषंध का कोरिलेशन करा गया है कंजक्टिवाइटिस से, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस से इसका कोरिलेशन करा गया है। कंजक्टाइवा इज थिन ट्रांसल्यूसेंट vascular membrane which covers the under surface of the lids and anterior part of the eyeball up to the limbus। तो कंजक्टाइवा क्या होती है, टीवीएम ट्रांसल्यूसेंट वैस्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन है कंजक्टाइवा, जो कि क्या कवर करती है, अंडर सरफेस ऑफ लिड्स एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द आईबॉल अप टू द लिम्बस। तो इसको ऐसे समझो, देखो मान लिया ये हमारी क्या है, आईलिड है, आईलिड है, ये हमारी आई बॉल आ गई, ठीक है। तो क्या होता है, अब ये जो कवर कर रही है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से फोल्ड आके ये लिम्बस तक, ऐसे ही नीचे होगा ये, फिर फोल्ड आके लिम्बस तक। तो ये जो मैंने येलो कलर से दिखाई, इसको बोला जाता है कंजक्टाइवा, ठीक है। तो कंजक्टाइवा क्या होती है, एक थिन ट्रांसल्यूसेंट वैस्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो कि किस किस को कवर करती है, तो ये कवर करती है अंडर सरफेस ऑफ लिड्स। तो देखो लिड्स के अंदर सरफेस को ये वाली चीज, ठीक है, अंडर सरफेस को कवर कर रही है, येलो कलर से दिखाया, एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द आईबॉल, और आईबॉल के एंटीरियर पार्ट तक कवर कर रही है, जिसको हम, और कहाँ तक कवर कर रही है, लिम्बस तक, क्योंकि आगे तो कॉर्निया वाला पोर्शन आ गया, बचा स्क्लेरा वाला पोर्शन, और जंक्शन ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा इज नोन एज लिम्बस। तो लिम्बस तक का कवर कर रही है, उसे बोला जाता है कंजक्टाइवा, एक थिन ट्रांसल्यूसेंट वैस्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, तो इसके लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं।
क्या वो डायग्राम यहाँ पर नहीं है? चलो कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही समझाने की कोशिश करी आपको, इसमें समझो। यहाँ पर बना देते हैं। देखो मैंने बनाया, ये क्या है? लिड है। ये आई लिड है, ठीक है। ये हमारी आ गई आई बॉल, ठीक है। अब आई बॉल में हमें लेयर्स पता है, ये क्या होता है हमारी कॉर्निया, स्क्लेरा आ गया, आउटर फाइब्रस कोट, फिर यहाँ से आइरिस सिलियरी बॉडी, आइरिस सिलियरी बॉडी, फिर ये कोरोइड आ जाता है, ये प्यूपिल आ गया। और यहाँ पर क्या होता है, बीच में लेंस होता है, इसको बड़ा कर दो ये, ठीक है, बीच में लेंस होता है। फिर यहाँ से जो थर्ड लेयर आती है रेटिना वाली आ जाती है। तो एक रफ डायग्राम बनाया है, इससे समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो येलो से मैं बना रही हूँ कंजक्टाइवा, ठीक है। ये इनर एस्पेक्ट ऑफ लिड को कवर कर रही है और आई को कहाँ तक कवर कर रही है, लिम्बस पोर्शन तक कवर कर रही है। अभी मार्किंग करूंगी, सब क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्या है, हमारी आईलिड है। अब आईलिड के पीछे जो कंजक्टाइवा आई, इसको बोला जाता है पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, राइट। और ये वाला पोर्शन, अब देखो यहाँ तक का जो 1/6 होता है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कॉर्निया। और ये जो 5th-6th पोर्शन होता है, इसको बोला जाता है स्क्लेरा, राइट। अब ये जो बल्ब को कवर कर ले रही है, आई को, स्क्लेरा वाले पोर्शन को और लिम्बस तक कवर कर रही है, इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, कौन सा पार्ट, बल्बर कंजक्टाइवा, बल्बर कंजक्टाइवा, राइट। फिर अब ये बल्बर कंजक्टाइवा हो गया। अब यहाँ पर ये जो फोल्ड होके आ रही है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर ये फोल्ड बन रहा है, इस फोल्ड को बोला जाता है फॉर्निक्स। तो यहाँ पर जो कंजक्टाइवा होती है उसे बोला जाता है फॉर्निशियल कंजक्टाइवा, फॉर्निशियल कंजक्टाइवा, ठीक है। तो इसे फॉर्निशियल कंजक्टाइवा बोलते हैं। आई होप ये इतनी बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को। I think I am having a picture. It's not clear. Yes, this is clear enough to understand. तो देखो इसमें क्या है, इसमें लिख नहीं सकते क्या, इसमें लिख नहीं सकते। तो इसमें देखो क्लियरली दिखा रखा है, जो बल्ब के ऊपर आ रही है दैट इज बल्बर कंजक्टाइवा, जो पाल्पेब्रा में आ रही है लिड के अंदर की साइड है दैट इज पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, ठीक है। और ये लेफ्ट वाले डायग्राम में भी देखो पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा और बल्बर कंजक्टाइवा दिखा रखा है। जो स्क्लेरा के ऊपर है दैट इज बल्बर, और जो हम लिड को इवर्ट करके देखते हैं दैट इज पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे। अब देखो पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, इट कवर्स द अंडर सरफेस ऑफ बोथ अपर एंड लोअर लिड्स। इट कवर्स द, बल्बर कंजक्टाइवा क्या होती है, बल्बर कंजक्टाइवा कवर करती है एंटीरियर सरफेस ऑफ द आईबॉल को, ठीक है, ये हमने देख लिया। फॉर्निक्स इज कंटिन्यूस सर्कुलर कल डे सैक विच इज ब्रोकन ओनली ऑन द मीडियल साइड बाय कारंकल। ये छोड़ो फालतू की चीजें। फॉर्निक्स मैंने बता दिया, जहां पर ये फोल्ड हो रहा है इसको क्या बोला जाता है, फॉर्निक्स बोला जाता है। और यहाँ की कंजंक्टाइवा को बोला जाता है फॉर्निशियल कंजंक्टाइवा, ठीक है। अब आते हैं लेयर्स ऑफ कंजंक्टाइवा। तो कंजंक्टाइवा की कुछ लेयर्स होती हैं। पहली लेयर होती है एपिथेलियम, दूसरी लेयर होती है एडिनोइड, तीसरी होती है फाइब्रस लेयर, ठीक है। दूसरी होती है एडिनोइड, तीसरी होती है फाइब्रस लेयर। तो एपिथेलियम, दिस इज
2 to 5 लेयर्ड नॉन केरेटनाइज्ड एपिथेलियम। तो ये क्या है, 2 से 5 लेयर नॉन केरेटनाइज्ड एपिथेलियम होती है। इट कंटेन्स गॉबलेट सेल्स एंड दिस लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स इन द कंजक्टाइवा कैरीज कंजक्टाइवा वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। ठीक है, अब आते हैं एडिनोइड लेयर। तो इसमें क्या होती है, ऑल्सो नोन एज लिम्फॉइड लेयर। इसको क्या बोला जाता है, लिम्फॉइड लेयर भी बोला जाता है। इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनफिल्ट्रेटेड बाय लिम्फोसाइट्स, और 2 से 3 मंथ्स आफ्टर बर्थ में ये डेवलप हो जाती है। और इसमें क्या होती है, एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। Fibrous layer, it consists of meshwork of collagenous and elastic fibers. This layer contains vessels and nerves of conjunctiva. Arterial supply, अब arterial supply क्या होती है, तो देखो पेरिफेरल आर्टीरियल आर्केड ऑफ आईलिड, एंटीरियर सिलियरी आर्टरीज। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज कंजंक्टिवाइटिस। तो कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजंक्टाइवा कैरेक्टराइज्ड बाय कंजंक्टाइवल हाइपरीमिया एंड डिस्चार्ज। तो अगर कंजंक्टाइवा में क्या हो रहा है, हाइपरीमिया यानी वहाँ पर ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो रही है, ठीक है, हाइपरीमिया हो रहा है, वहाँ पे रेडनेस डेवलप हो रही है, और क्या हो रहा है, डिस्चार्ज तो हो गई भाई, हम पढ़ रहे हैं अभी, शंद स्यंद मीन्स डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज हो रहा है विच मे बी वाटरी, म्यूकॉइड, म्यूकोपुरुलेंट और पुरुलेंट, जो कि क्या हो सकता है, वाटरी हो सकता है, म्यूकॉइड हो सकता है, म्यूकोपुरुलेंट हो सकता है, पुरुलेंट हो सकता है। तो खाली वाटर भी आ सकता है, म्यूकस आ सकता है, पस आ सकता है, म्यूकस और पस साथ में आ सकता है। अब देखो क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसमें आता है। इसमें जो क्लासिफिकेशन है, इन्फेक्टिव, एलर्जिक, ट्रॉमेटिक एंड टॉक्सिक कंजंक्टिवाइटिस। तो इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस में क्या होता है, देखो बैक्टीरियल, वायरल, क्लेमाइडियल हो सकता है। ट्रॉमेटिक कंजंक्टिवाइटिस, कोई बाहर से ट्रॉमा पड़ा जिसकी वजह से कंजंक्टिवाइटिस हाइपरीमिया हो रहा है। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस एलर्जी की वजह से हो रहा है। टॉक्सिक कंजंक्टिवाइटिस किसी इरिटेटिव मटेरियल के थ्रू टॉक्सिसिटी हो रही है जिसकी वजह से कंजंक्टिवाइटिस देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इसे एट आईटी याद रख सकते हो। ठीक है, एट आईटी याद रख सकते हो। तो ए से हमारा एलर्जिक हो गया, आई से, टी से हमारा टॉक्सिक हो गया, फिर आई से हमारा इन्फेक्टिव हो गया, टी से फिर ट्रॉमेटिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं अपने पीडीएफ से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो लेयर्स बता रखे हैं, एपिथेलियम, एडिनॉइड लेयर, फाइब्रस लेयर। अब यहाँ पर कंजक्टिवाइटिस का क्लासिफिकेशन बताया। तो देखो क्लासिफिकेशन हम क्लिनिकल बेसिस पे अगर करना चाहें तो ऐसे करेंगे, इन्फेक्टिव, इन्फेक्टिव, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, ट्रॉमेटिक कंजंक्टिवाइटिस। इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस को हम दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट में आता है हमारा म्यूकोपुरुलेंट, ठीक है, एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस, पुरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस, मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस। तो एक्यूट पुरुलेंट, एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट, एक्यूट मेम्ब्रेनस, ये सारा आ गया इन्फेक्टिव में। फिर क्रॉनिक में क्रॉनिक सिंपल कंजंक्टिवाइटिस, क्रॉनिक एंगुलर कंजंक्टिवाइटिस और ट्रैकोमा। ठीक है, तो ट्रैकोमा हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। ट्रैकोमा का मतलब क्या होता है, रफ होता है, इसमें फॉलिकल्स और पेपिला देखने के लिए मिलते हैं, कंजक्टाइवा की हाइपरट्रॉफी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट कम एलर्जिक, जिसे हम सिंपल कहते हैं, सिंपल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, वेनेरल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, फ्लेक्टेनुलर कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है, फ्लेक्टन और ब्लेब फॉर्मेशन जो कि एंडोजेनस सब्सटेंस की वजह से हो रहा था, ये हमने देखा था फ्लेक्टेनुलर कंजंक्टिवाइटिस जब हमने पढ़ा था। तो ये एलर्जिक टाइप का कंजंक्टिवाइटिस होता है। ट्रॉमेटिक मैकेनिकल ट्रॉमा हो सकता है, केमिकल ट्रॉमा हो सकता है, रेडिएशनल ट्रॉमा हो सकता है। तो ये हमने देख लिया कंजंक्टिवाइटिस का एक क्लासिफिकेशन कि हम कैसे करके इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्टिव, एलर्जिक, ट्रॉमेटिक। इन्फेक्टिव में हमने देखा एक्यूट, क्रॉनिक। एक्यूट भी म्यूकोपुरुलेंट हो सकता है, पुरुलेंट हो सकता है और मेम्ब्रेनस हो सकता है। क्रॉनिक में हमने देखा सिंपल हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, ट्रैकोमा हो सकता है। एलर्जिक में सिंपल, वेनेरल और फ्लेक्टेनुलर हो सकता है। ट्रॉमेटिक में अगेन मैकेनिकल ट्रॉमा, केमिकल ट्रॉमा और रेडिएशनल ट्रॉमा हो सकता है। राइट, तो ये हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब आगे चलते हैं, एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस सबसे पहले पढ़ते हैं। So, it is the most common type of acute bacterial conjunctivitis.
तो एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में मोस्ट कॉमन आता है म्यूकोपुरुलेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइपरीमिया देखने के लिए मिलेगा, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज देखने के लिए मिलेगा, ये कंटेजियस है एंड ऑफन सेल्फ लिमिटिंग। तो इसमें म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज देखने के लिए मिलेगा और ये क्या होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है। कॉजेटिव एजेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस एंड एडिनोवायरस इसका कॉजेटिव एजेंट है। सिम्टम्स, फीलिंग ऑफ फॉरेन बॉडी सेंसेशन, क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन देखने के लिए मिलेगी, माइल्ड फोटोफोबिया, कलर्ड हैलोज कि ऐसे छल्ले जैसे दिखाई देंगे आंखों के सामने कलर्ड, ठीक है। म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज देखने के लिए मिलेगा, स्लाइट ब्लरिंग ऑफ द विजन क्योंकि एक डिस्चार्ज की लेयर बन जाती है आंखों के सामने, स्टिकिंग ऑफ द लिड्स टुगेदर पर्टिकुलरली आफ्टर द नाइट स्लीप, रेडनेस ऑफ द आईज, ये सारे सिम्टम्स पेशेंट हमें आके बताएगा। साइंस हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, तो कंजक्टाइवल कंजेशन, कीमोसिस देखने के लिए मिल सकती है लिड में। ट्रीटमेंट हमें इसमें क्या करना है, फ्रीक्वेंट वॉशिंग करनी है आई में विथ वार्म सेलाइन और क्लीन वाटर से हम वॉशिंग करने के लिए बोलते हैं। फ्रीक्वेंट इंस्टिलेशन ऑफ एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स क्योंकि इसमें कॉजेटिव एजेंट क्या था, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफ ऑरियस इसका कॉजेटिव एजेंट है विच इज अ बैक्टीरिया एंड कॉजिंग अ म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। सो द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स, विदाउट स्टेरॉइड हमें इसको यूज करना है। क्यों, क्योंकि स्टेरॉइड की वजह से सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो सकते हैं, अगेन और ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रह सकते हैं। नेक्स्ट कम्स पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। तो दिस कंडीशन इज मार्क्ड बाय प्रोफ्यूज पुरुलेंट डिस्चार्ज। तो इसमें क्या होगा, पस डिस्चार्ज होगा, कॉमनली कॉज्ड बाय गोनोकोकस। इट अकर्स इन टू फॉर्म्स, पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस ऑफ न्यूबॉर्न जिसे ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटोरम हम कहते हैं, पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस ऑफ अडल्ट। अब एडल्ट पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस देखते हैं। फ्यू आवर्स टू 3 days इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। क्लिनिकल पिक्चर में इट इज डिवाइडेड इनटू 3 stages। इसमें 3 stages हमें देखने के लिए मिलती है। क्या क्या, तो देखो, स्टेज ऑफ इनफिल्ट्रेशन, स्टेज ऑफ ब्लेनोरिया मीन्स डिस्चार्ज, स्टेज ऑफ स्लो हीलिंग। तो सबसे पहले इनफिल्ट्रेशन, कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन होता है तो वहाँ पे बहुत सारी सेल्स आती हैं, वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। तो सबसे पहले क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा। दूसरा हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, डिस्चार्ज वहाँ पे होगा, ठीक है। तो स्टेज ऑफ ब्लेनोरिया देखने के लिए मिलेगा और स्लो हीलिंग, स्लो हीलिंग। तो आईबीएस से याद कर सकते हो इसकी स्टेजेस, इन्फिल्ट्रेशन, ब्लेनोरिया एंड स्लो हीलिंग, ठीक है। तो देखो स्टेज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है, पेनफुल एंड टेंडर आई बॉल, कीमोज्ड कंजंक्टिवा, ठीक है, वहाँ पे एडिमा होगा, लिड्स आर टेंस एंड स्वोलन, डिस्चार्ज इज वाटरी और सैंग्विनस, ठीक है, पस वाला डिस्चार्ज होगा, प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स आर एनलार्ज्ड। Next comes stage of Blenoria. तो it starts at 5th day and is this characterized by purulent discharge. इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, purulent discharge देखने के लिए मिलेगा। Other symptoms are increased but tension in the lid is decreased. तो जो बाकी सिम्टम्स हैं वो बढ़े हुए मिलेंगे लेकिन टेंशन जो है वो कम हो जाएगा इस स्टेज में क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है, बाहर को निकल जा रहे हैं सब चीज़ें। Stage of slow healing. During this stage, pain is decreased, conjunctiva remains red and thickened and discharge diminishes slowly. तो इसमें डिस्चार्ज खत्म हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, म्यूकोपुरुलेंट जैसा ही इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आते हैं एक्यूट मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस। तो इसको देखने से पहले जो हमने अभी पढ़ा एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस, राइट, तो हम इसकी एक इमेज देख लेते हैं कि कैसे देखने के लिए मिलता है। तो देखो एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट, म्यूकस और पस मिला हुआ डिस्चार्ज देखने के लिए मिलता है, ये देखने के लिए मिल रहा है, ये यहाँ से डिस्चार्ज निकलता हुआ। तो इन्फिल्ट्रेशन और रेडनेस है पूरी आई में, देखो कंजंक्टिवाइटिस। तो ये क्या है, एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस, यहाँ पर दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है, एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस, राइट, एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस इसमें दिखा रखा है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जाते हैं ट्रू मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है, एक्यूट मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस या फिर ऐसा कंजंक्टिवाइटिस जिसमें मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जा रही है। तो देखो यहाँ पे व्हाइट कलर की एक लेयर बन गई है, ठीक है, ये दिख रही है लेयर, तो इसको बोला जाता है ट्रू मेम्ब्रेन,
अभी हम स्यूडो मेम्ब्रेन भी पढ़ेंगे, यहाँ पे है ट्रू मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या है, मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पूरा लेयर बन गई है ऐसे, इसको बोला जाता है स्यूडो मेम्ब्रेन, इसको बोला जाता है स्यूडो मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखते हैं क्या चीज़ है। तो देखो, एक्यूट मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है? इट इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजंक्टिवा कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्रू मेम्ब्रेन। एक ट्रू मेम्ब्रेन बन जाती है ऑन द कंजंक्टिवा। इट इज कॉज्ड बाय कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो है, ये एक मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है इन द कंजंक्टिवा। डिजीज यूजुअली अफेक्ट चिल्ड्रन 2 to 8 ईयर्स के बच्चों में अफेक्ट करते हैं हु आर नॉट इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट डिप्थीरिया। तो डीपीटी की वैक्सीन लगती है, सभी को पता होगा, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। ठीक है, डीपीटी की वैक्सीन अगर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं लग पाती है, तो उनमें ये 2 to 8 ईयर्स की एज में देखने के लिए मिलता है डिप्थीरिया। जनरली ये ओरल जो स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है वो देखने के लिए मिलता है, बट इन केस ऑफ एक्यूट मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस, कंजंक्टिवा में भी इसका इन्वॉल्वमेंट मिलता है। अब आते हैं स्टेज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, सुपुरेशन एंड साइकेट्राइजेशन। तो इसमें भी 3 स्टेजेस हैं, आईएससी। ठीक है, जो एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट था उसमें हमने देखी थी आईबीएच या आईबीएस। तो इन्फिल्ट्रेशन था वहाँ पे, ब्लेनोरिया था और स्लो हीलिंग थी। यहाँ पर क्या है, इन्फिल्ट्रेशन है, सुपुरेशन है और साइकेट्राइजेशन है। इन्फिल्ट्रेशन सेम वे, उसके जैसे ऑक्यूलर पेन, स्कैंटी डिस्चार्ज, लिड स्वोलन हार्ट, कंजक्टिवा इज रेड स्वोलन एंड कवर्ड विथ थिक ग्रेश येलो मेम्ब्रेन। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स आर एनलार्ज, ये सभी जगह मिलेगा। पेन डिक्रीजेस, सुपुरेशन की स्टेज में क्या होगा, पेन कम हो जाएगा, लिड सॉफ्ट हो जाएंगी, डिस्चार्ज होगा, स्लफिंग ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन स्लफ ऑफ हो जाएगी। सिकेट्राइजेशन में स्कार फॉर्मेशन होता है, कंजक्टिवा में लीड टू जीरोसिस हो जाएगी या एंट्रोपियन डेवलप हो जाएगा ड्यू टू स्कार फॉर्मेशन। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है, पहले तो आइसोलेशन कराओ, क्योंकि डिप्थीरिया एक कंटेजियस डिजीज है। ठीक है, डिप्थीरिया की वजह से अगर हो रहा है तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन इसमें दिया जाता है। क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन का आईएम इंजेक्शन दिया जाता है 50,000 यूनिट्स पर केजी ट्वाइस अ डे फॉर 7 डेज तक। एंटी डिप्थीरिक सीरम इसमें यूज किया जाता है 40,000 to 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स इंट्रावेनसली एंड टू बी रिपीटेड आफ्टर 24 आवर्स। पेनिसिलिन ड्रॉप देते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट एडहेशन, सिम ब्लेफ्रॉन ना हो जाए, वहाँ पे एडहेशन डेवलप ना हो जाए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट शेल शुड बी यूज्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ करी जाती हैं। फिर आता है देखियो एक्यूट स्यूडो मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस, जो मैंने अभी दिखाई थी। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ स्यूडो मेम्ब्रेन विच कैन इजीली पील्ड ऑफ। तो जो वो लेयर होती है वो इजीली हाथ से निकाली जा सकती है। ठीक है, बिहाइंड इंटैक्ट कंजक्टाइवल एपिथेलियम, और कंजक्टाइवल एपिथेलियम जो रहेगी वो इंटैक्ट रहेगी। ट्रीटमेंट क्या करना है, सेम एज म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस की तरह इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं सिंपल क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है, सिंपल क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है, द कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय माइल्ड कैटेरल इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा। ठीक है, इसमें माइल्ड डिस्चार्ज होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। इसमें कई बार जो देखने के लिए मिलता है, कॉन्क्रीशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैंड लाइक पार्टिकल्स देखने के लिए मिलते हैं, मिसप्लेस्ड आई लैशेज देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, क्रॉनिक एक्सपोजर टू स्मोक और डस्ट की वजह से हो सकता है। कॉन्क्रीशंस, मिसप्लेस्ड आई लैशेज हैं उसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। सिबोरिक स्केल्स, डैंड्रफ की वजह से हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से सिंपल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। अब इसमें बर्निंग सेंसेशन मिलेगी, हैवीनेस ऑफ द आईज, डिफिकल्टी इन कीपिंग आईज ओपन, स्कैंटी म्यूकॉइड डिस्चार्ज देखने के लिए मिलेगा ऑन द कैंथाई, माइल्ड क्रॉनिक रेडनेस इन द आईज। तो इसको, और हाँ, कंजक्टिवाइटिस को पिंक आई भी बोला जाता है इस डिजीज को, तो ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, कंजेशन ऑफ पोस्टीरियर कंजक्टाइवल वेसल्स देखने के लिए मिलेगा, माइल्ड पेपिलरी हाइपोट्रोफी देखने के लिए मिलेगी पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा की। द सरफेस ऑफ कंजंक्टिवा लुक्स स्टिकी। एलिमिनेशन ऑफ द कॉजेटिव फैक्टर जो है उसको एलिमिनेट करो, जैसे कि हमने देखा कॉन्क्रीशंस बन रहे हैं, एंट्रोपियन है,
तो उसका ट्रीटमेंट करना है। फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, कोई बैक्टीरियल फैक्टर है, तो उसमें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जैसे कि फ्लॉक्सासिन ऑइंटमेंट दे सकते हैं जो कि नाइट में यूज़ करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आता है एंगुलर कंजक्टिवाइटिस। तो एंगल मैंने बताया था, ठीक है, पॉनिशियल एंगल होता है एक, वहां पर इट इज टाइप ऑफ क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस characterized by excoriation of the skin of the lid margins at angle. The disease is caused by Morex, Axenfeld, gram-negative diplobacilli arranged end-to-end in the pairs. The organs liberate a proteolytic enzyme which macerates the epithelium of the lid margins. तो एक एंजाइम होता है, ठीक है, ये कौन रिलीज करता है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोबेसिलाई, ये एक एंजाइम रिलीज करता है जो कि जो हमारी कंजक्टाइवा की एपिथीलियम है उसे मैसरेट करने का काम करता है, उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ठीक है। इसमें क्लिनिकल फीचर्स देखने के लिए क्या क्या मिलते हैं, इसमें इचिंग देखने के लिए मिलेगी, बर्निंग सेंसेशन, डिस्कम्फर्ट, रेडनेस ऑफ द एंगल ऑफ आई, स्लाइट म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है, ट्रीटमेंट में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट देना है, ठीक है, 1% 2 to 3 times a day. Zinc oxide containing eye drop 4 to 6 times daily. Zinc oxide ointment at bed times is effective as it inhibits proteolytic ferment of the organism. तो यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट भी बता दिया। जिंक क्या करता है, सूदिंग इफेक्ट देता है, ठीक है, और साथ ही साथ एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी देता है, इसलिए जिंक ऑक्साइड को इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज देख लेते हैं, यहाँ पर दिखा रखा है, देखो एंड पे अगर हो रहा है, ठीक है, ये एंड है, यहाँ पर हो रहा है, एक सेकेंड रुकना, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लिड मार्जिन्स के एंड पर यहाँ पर बन रहा है, तो इसे क्या बोला जाता है, एंगुलर कंजंक्टिवाइटिस बोला जाता है, एंगल पर हो रहा है, एंगुलर कंजंक्टिवाइटिस। इसे बोला जाता है। फिर ये सिंपल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, रेडनेस, हाइपरीमिया देखने के लिए मिल रही है। अब इसको हम आगे देखेंगे। सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस ये क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टाइवा ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। जो कंजक्टाइवा होती है वो 10 times मोर सेंसिटिव होती है स्किन से टू एलर्जेंस, ठीक है। तो एलर्जेंस अगर कंजक्टाइवा को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा सेंसिटिव है, वो जल्दी रिएक्शन शो करेगी। अब इसमें देखो, एक्सोजिनस एलर्जेंस लाइक पॉलेंस, वेजिटेबल, एनिमल डस्ट, इनसे हो सकता है। एंडोजिनस बैक्टीरियल प्रोटीन स्पेसिफिक फोकस पर्टिकुलरली ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस, जैसे हमने फ्लेक्टोनुलर कंजक्टिवाइटिस में देखा था, एंडोजिनस प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। सिम्टम्स वही इचिंग, रेडनेस, लैक्राइमेशन, फोटोफोबिया, ये देखने के लिए मिलेगा। साइंस में मार्क्ड हाइपरीमिया, वाटरी म्यूकॉइड डिस्चार्ज, कीमोसिस, एडिमा ऑफ लिड्स। ट्रीटमेंट में हमें इसमें क्या करना है, एलिमिनेशन ऑफ एलर्जेंस, अगर कोई एलर्जन है उसे एलिमिनेट करो। एंटी हिस्टामिनिक आई ड्रॉप्स देनी है क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ रही है। टॉपिकल यूज ऑफ डाई सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ये क्या है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, ठीक है, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को रोकने में हेल्प करेगा। दस प्रिवेंट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, क्योंकि मास्ट सेल्स क्या करती हैं, हिस्टामिन रिलीज करती हैं, फिर जाके जो सिम्टम्स आते हैं एलर्जी के, तो ये उसको इनिबिट कर देगा। स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स शुड बी अवॉइडेड, तो स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स इसमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हाउएवर दीज में गिव फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इन सीवियर केसेस, तो सीवियर केसेस में शॉर्ट ड्यूरेशन में हम दे सकते हैं, बट यूजुअली इनको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं वेनेरल कंजंक्टिवाइटिस और स्प्रिंग कैटेरैक्ट, ठीक है, ये एक तरह का एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस ही है, वर्नल किरेटो कंजंक्टिवाइटिस इसे बोला जाता है। तो देखो, इट इज रिकरेंट बाइलेटरल एलर्जिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजंक्टाइवा
हैविंग पीरियोडिक सीजनल इंसिडेंट्स। तो मेनली कहाँ कब देखा जाता है, ये समर सीजन में देखा जाता है, वर्नल कंजक्टिवाइटिस। हाइपर 6 to 20 ईयर्स की एज में इसको देखा जाता है, यूजुअली बॉयज़ में देखने के लिए ये मिलता है। सिम्टम्स इसमें क्या होंगे, देखो सीजन यूजुअली प्रेवेलेंट ड्यूरिंग समर एंड सबसाइड्स इन विंटर, तो यूजुअली समर्स में देखने के लिए मिलता है और विंटर में सबसाइड कर जाता है। इंटेंस इचिंग देखने के लिए मिलेगी, रोपी डिस्चार्ज देखने के लिए मिलेगा, बर्निंग सेंसेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लैक्राइमेशन देखने के लिए मिलेगा। टाइप्स इसमें क्या हो सकते हैं, पाल्पेब्रल हो सकता है, बल्बर हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है। पाल्पेब्रल फॉर्म इट इज रिलेटिवली मोर कॉमन फॉर्म, तो पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में जो मिलेगा द प्रेजेंस ऑफ हार्ड फ्लैट टॉप पैपिले। तो पैपिले क्या होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, जो एपिथेलियल हाइपरट्रॉफी होती है इट इज नोन एज पैपिले, और जो लिम्फॉइड हाइपरट्रॉफी होती है उसे क्या बोला जाता है, फॉलिकल बोला जाता है। सेपरेटेड बाय फरोज गिविंग अ कॉबल स्टोन अपीयरेंस, तो इसमें कॉबल स्टोन अपीयरेंस देखने के लिए मिलती है। The color of papilla is bluish white. Eosinophils are present in conjunctival smear. White ropey discharge मिलेगा because of mucus। तो देखो ये जो इमेज दिखाई थी मैंने अभी पहले भी, तो ये क्या है, पेबल स्टोन लाइक अपीयरेंस, कॉबल स्टोन लाइक अपीयरेंस देखने के लिए मिल रही है। ये क्या है, फ्लैट टॉप्ड एलिवेशन है पेपिले। ठीक है, अगर हम अपर लिड को इवर्ट करके देखते हैं तो हमें ऐसे देखने के लिए मिलता है। फिर आते हैं बल्बर फॉर्म। तो बल्बर फॉर्म क्या होती है, देखो डस्की रेड ट्रायंगुलर कंजेशन ऑफ बल्बर कंजक्टाइवा इन पल्पेब्रल एरिया, gelatinous thickened accumulation of tissue around the limbus, discrete chalky white superficial raised spot along with limbus, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांटा स्पॉट्स बोला जाता है, वो देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आते हैं ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में क्या करना है, प्रिवेंशन कराना है सबसे पहले कि रिकरेंस ना हो, मास्ट सेल स्टेबलाइजर दे सकते हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट या फिर कीटोटिफेन इसमें दे सकते हैं। स्टेरॉइड ड्रॉप्स दे सकते हैं 0.1% डेक्सामीथासोन 4 times a day फॉर 2 वीक्स तक। डाई सोडियम क्रोमोग्लाइकेट 2% ड्रॉप्स 4 to 5 times a day। एनसेड्स अगर पेन है आईज में तो इंडोमेथासिन दे सकते हैं, डिक्लोफेनेक यूज कर सकते हैं। रिसेंटली टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन 1% जो कि एक इम्यूनोसप्रेसेंट है हैज़ बीन फाउंड टू बी यूज्ड इन स्टेरॉइड रेजिस्टेंट केसेस। तो बहुत सी ऐसी डिजीजेज हैं जहाँ पे साइक्लोस्पोरिन यूज़ किया जाता है इम्यूनोसप्रेसेंट के फॉर्म में, जैसे कि आरए रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी यूज़ करते हैं हम साइक्लोस्पोरिन को, तो यहाँ पर टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ कंजंक्टिवाइटिस, इन केस ऑफ वर्नल कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है, तो ये हमारा अभिषंद और कंजंक्टिवाइटिस कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे हैं, और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कोई भी डाउट हो सकता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।